बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 जिसका पार्ट 4 है पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसमें क्या पढ़ा था, प्रासरण है वो कितने प्रकार का होता है, प्रासरण का पार्कों में क्या महत्व है, जीव द्रव्य कुंचन के बारे में पढ़ा, जीव द्रव्य विकुंचन के बारे में पढ़ा और कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के दाब हैं उनके बारे में पढ़ा था, प्रासरण दाब, स्फीत दाब, विसरण दाब और इनके बारे में पढ़ा। आज अपने जो विसरण दाब न्यूनता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि विसरण दाब न्यूनता किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के दाब हैं उनमें क्या क्या संबंध होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विसरण दाब न्यूनता किसे कहते हैं, तो शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक मतलब जल है, उस जल की तुलना में विसरण दाब में जितनी कमी होती है, शुद्ध विलायक की तुलना में विसरण दाब में मतलब जो विसरित होना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना उसे विसरण कहते हैं। तो उसमें जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। और विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी, तो डिफ्यूजन प्रेशर इसे बोलेंगे। और विलयन की विलायक को शोषित करने की जो इसमें क्षमता होती है यह उसे भी सूचित करता है। यानी जो विलयन है उस विलयन में से कोशिका किसको शोषित करती है, विलायक को। विलयन किसका बन गया, जल प्लस विलयन, तो ये क्या बनता है, विलयन। अब इस विलयन में से विलायक कौन था, जल था, तो ये कोशिका है। कोशिका क्या करती है, इस जल को अवशोषित करती है। तो जो जल को अवशोषित करती है तो उसे क्या कहते हैं, चूषण, मतलब जो विलयन में से विलायक को अपनी तरफ अवशोषित करना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, चूषण दाब या एसपी भी कहते हैं। तो विसरण दाब न्यूनता और चूषण दाब एक ही प्रकार है। अब इसमें संबंध किस प्रकार है, अन्य दाब से टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब और स्फीत दाब, ये इससे कैसे संबंधित है। तो विसरण दाब है ये ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर यानी प्रासरण दाब माइनस स्फीत दाब के अंतर के बराबर होता है। इन दोनों का अंतर होता है उसके बराबर क्या होता है, विसरण दाब न्यूनता होती है। तो ये था विसरण दाब न्यूनता। अब इसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के दाब हैं उनमें कैसे संबंधित है वो एक दूसरे से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विसरण दाब न्यूनता को पहले अपने पढ़ा, अब उसमें विसरण दाब न्यूनता उसे इस तरह से दर्शाएंगे अपने कि ये विसरण दाब है। क्यों इसे बीच में लिखा, क्योंकि ये प्रासरण दाब और स्फीत दाब के अंतर के बराबर होता है। तो इन दोनों का जितना अंतर होगा उसके बराबर क्या होता है,
यदि ये पिछली कोशिका है, ये पिछली कोशिका और ये कौन सा अलग प्रासरी विलयन, तो इस कोशिका को अलग प्रासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अंदर कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं जिससे कोशिका का स्फीत दाब बढ़ता है। जल के हम क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे और इसका स्फीत दाब बढ़ेगा। स्फीत दाब बढ़ेगा तो ये कोशिका कैसी फूल जाएगी, ये कोशिका कैसी हो जाएगी, फूल जाती है क्योंकि स्फीत दाब बढ़ रहा है। स्फीत दाब बढ़ने के कारण उसकी भित्ति पर दाब लगा और कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो तब उसमें स्फीत दाब बढ़ रहा है तो प्रासरण दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रासरण दाब मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणु गति नहीं कर रहे, कम गति कर रहे हैं, तो उसमें प्रासरण दाब कम हो रहा है। और प्रासरण दाब कम होने लगता है और जिससे भी क्या होता है, विसरण दाब भी कम हो जाता है। प्रासरण दाब कम होगा तो क्या होता है, विसरण दाब भी कम हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और जब कोशिका पूरी तरह से स्फीत हो जाती है तो उसका विसरण दाब क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कोशिका जब पूरी फूल जाती है, यहाँ पर स्फीत कोशिका है तो विसरण दाब देखो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब जब कोशिका पूरी स्फीत होती है तो विसरण दाब घटते घटते कम हो जाएगा। तो ये तीनों इस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसमें आपने नोट करना है कि स्फीत दाब, प्रासरणी दाब और जो विसरण दाब है वो एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, लिखेंगे। जब विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता बढ़ती है तो स्फीत दाब क्या होगा, कम होगा। स्फीत दाब कम होता है। फिर आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, यदि प्रासरण दाब बढ़ता है, यदि प्रासरण दाब बढ़ता है तो क्या घटेगा, स्फीत दाब घटेगा। तो स्फीत दाब घटता है वह डीपीडी किसके बराबर हो जाता है, ओपी के बराबर हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये विसरण दाब न्यूनता और इन तीनों में प्रासरण दाब और स्फीत दाब में संबंध है। फिर अगला टॉपिक है जल विभव की अवधारणा। कौन सा नया टॉपिक है, जल विभव की अवधारणा। जल विभव किसे कहते हैं, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो जल विभव किसे कहते हैं, जब जल विभव की अवधारणा को सबसे पहले आर के स्लेटियर ने दिया था और एम ए टोलर ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है इसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। तो अगले टॉपिक में अपने जल विभव की अवधारणा